सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू कर रखा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यिका, बहुलक, विभाजन मूल्य के बारे में हमने जाना था। तो आज हम 11th क्लास का जो अगला चैप्टर है सहसंबंध या कोरिलेशन, उसको हम करने वाले हैं। सहसंबंध आपके लिए थोड़ा नया चैप्टर होगा क्योंकि पीछे का जो सिलेबस था वो तो आपने मैथ के अंदर भी पढ़ा था और आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन जो सहसंबंध है वो थोड़ा सा अलग चैप्टर है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप भी इसे अच्छे तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज आप शुरू करते हैं सहसंबंध या फिर कोरिलेशन। अब सहसंबंध का मतलब क्या होता है? संबंध क्या होता है? यानी दो वस्तुएं हैं, दोनों का आपस में क्या संबंध पाया जाता है, यही होता है। सहसंबंध का मीनिंग क्या होता है ये आप देखोगे कि देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं सहसंबंध होता क्या है। सहसंबंध जैसे हम बात करते हैं, कोई दो वस्तुएं ले लीजिए आप, क्या है, दो वस्तु है हमारे पास, जैसे मांग और कीमत है, ये ले लीजिए आप। अब मांग और कीमत का दोनों का आपस में क्या संबंध होता है उसको हम बोलते हैं सहसंबंध। ये छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि यानी मांग और कीमत होती है, एक होती है पूर्ति और कीमत, ये दोनों भी होते हैं। इन दोनों के बीच में आपस में उनका क्या संबंध है, ये होते हैं। इसके अंदर आप सहसंबंध के बारे में समझ सकते हो। यानी जब हमारी मांग बढ़ती है कीमत में क्या परिवर्तन आता है, या कीमत बढ़ने पर मांग में क्या परिवर्तन आता है। तो आपने जो मांग का नियम था हमारा वो आपने पढ़ा था। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि अगर आपकी कीमत बढ़ने पर हमारी मांग क्या है, कम हो जाती है, और कीमत के घटने पर मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध पाया जाता है, तो वो सहसंबंध के अंदर आता है। इसी तरह से आपके पास क्या है, आपने जो खुद की आय है वो है, आय से और मांग में क्या परिवर्तन होता है, या पूर्ति है या कीमत है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध पाया जाता है। तो अलग अलग एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये होता है सहसंबंध यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन के अंदर भी क्या है, अलग अलग हमारे जो अर्थशास्त्री रहे हैं उन्हें अलग अलग परिभाषाओं के बारे में इन्होंने बताया है। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर आपको अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। आप कोई भी एक जो आपके समझ में आ सके वो आप लाइन टू लाइन उसको याद कर लीजिए, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री की दी होती है तो वो आपको याद करनी पड़ेगी एक तो। अब आगे कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो परिभाषा याद करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? टाइप्स यानी इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट टाइप होता है इसका धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है? धनात्मक का मीनिंग क्या होता है? जो पॉजिटिव वे में जाए। पॉजिटिव वे में किस तरह से जाए? अगर किसी एक वस्तु बढ़ती है, एक वस्तु बढ़ती है तो दूसरी वस्तु भी क्या है, उसी दिशा में बढ़े। जैसे हमने बात की पूर्ति है, पूर्ति अगर बढ़ती है या कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़नी चाहिए, या फिर कीमत कम होती है तो पूर्ति भी क्या है, उसी वे में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो वो होता है पॉजिटिव सहसंबंध या धनात्मक सहसंबंध। आगे है ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी जो नेगेटिव वे में जाए। जैसे हमने मांग और कीमत को आप ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे देखो, कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है, कम होती है। कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है, यही होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक सहसंबंध बोलेंगे। अब आगे देखो समरेखीय। समरेखीय के अंदर क्या होता है कि हमने जब दो हमारे पास क्या हो, दो वस्तु हो हमारे पास, उन दो वस्तुओं का क्या हो, समान अनुपात में उनका, या समान अनुपात में वो क्या है, बढ़नी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए, वो स्थायी होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी समान अनुपात में अगर हमारा जो वस्तु है वो बढ़ेगी तो उसकी क्या है, एक लाइन ड्रॉ होती है, यानी सीधी रेखा। सीधी रेखा, जैसे हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में क्या है, ऐसे सीधी रेखाएं बनती हैं। उन सीधी रेखाओं को क्या बोलते हैं, समरेखीय सहसंबंध बोलते हैं। अब अरेखीय की बात, यानी इसके अंदर क्या है, ऐसे ग्राफ बने होते हैं इस तरह से,
यानी इनके बीच में क्या है, असमान रूप से इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, या फिर ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। यानी धनात्मक का उल्टा ऋणात्मक, समरेखीय का उल्टा अरेखीय। अरेखीय के अंदर आपको ऐसे ग्राफ बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं अरेखीय सह संबंध। अब आगे क्या है, सरल। सरल क्या होते हैं, सरल यानी जैसे हमारे पास अगर दो वस्तुएं हैं, दो वस्तु हैं, या फिर हमारे पास क्या, स्पेसिफिकली तो हम बात करते हैं चरों की, चर या वस्तु। अब यदि दो चरों में क्या होता है, या फिर किसी सह संबंध में या किसी आंकड़े में हम क्या लेते हैं, सिर्फ दो चरों की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सरल सह संबंध। और बहुमुखी का यानी बहु यानी दो से अधिक। यदि हम जैसे दो से अधिक चरों की बात करते हैं, दो से अधिक चरों की, अधिक चर यानी जैसे मान लो हमने क्या है, अब किसान है, किसान खेती करता है, खेती करता है, पहला चर हो गया। दूसरा क्या करता है, वो खाद डालता है, फिर पानी डालता है, क्या डालता है, पानी डालता है। तो इस तरह से क्या है, इसमें अलग अलग क्या आ गए हैं, चर आ गए हैं। जैसे खेती है, खाद है, पानी है, या उसका परिश्रम है, वो सारे क्या आते हैं, एक से या सॉरी दो से अधिक होते हैं, बहुमुखी होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सह संबंध। क्योंकि देखो आंकड़े भी क्या है, अपने चरों में काम करते हैं, यानी एक चर है, दूसरा चर है, दूसरा चर तीसरे पर निर्भर होता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में या तीनों के बीच में संबंध पाया जाता है। तो इस तरह से क्या है, सह संबंध किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो आगे की क्लास के अंदर हम इनको अच्छे से क्लियर करेंगे और अगला टॉपिक भी करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा इतना कुछ जो मैंने करवाया है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।